नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा परम सौभाग्य है इस टीवी शो के लिए कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रसारण संस्थान दिल्ली दूरदर्शन उर्दू से हमारे बीच में डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। दोस्तों, ये वो गज़ल है जो मैंने खुद के लिए लिखी, लेकिन अब आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। मुलाहिजा फरमाया कि गम न कर, दौर तो अपना भी कभी आएगा। वक्त फिर वक्त है, एक रोज बदल जाएगा। दर्द की तह में दबे रहने दे एहसास मेरे, ये उभर आए तो हर जख्म उभर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शम्मा कोई भी तो रोशन तेरी खातिर होगी, कोई सूरज तेरी दुनिया में सहर लाएगा। सहर के माने होता है सुबह के, तो वो ध्यान में रखिएगा आप सब कि शम्मा कोई भी तो रोशन तेरी खातिर होगी, कोई सूरज तेरी दुनिया में सहर लाएगा। तेरा हमदर्द कभी नाज करेगा तुझ पर, तेरा हासिद तो तेरे नाम से जल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर सितम सोच के मैं बस यूं ही सह लेता हूँ, अपनी फितरत पे सितमगर भी तो पछताएगा। फलसफा नज्म जो उल्फत का सुनाया है भी, एक दिन तू भी किसी और को समझाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। अब ये वो गज़ल जो बहुत मंचों से पढ़ा मैंने और बहुत लोगों ने प्यार दिया और सम्मान दिया, और जो मेरी पहचान बनी वो आप तक पहुंचाता हूँ। चंद अशार। एक टीस इस दिल में होती है, ये वहाँ पढ़ा था। कुछ दर्द सिवा हो जाता है। एक टीस इस दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। एक टीस इस दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। एक टीस इस दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने। क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वही मुझसे खफा हो जाता है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वही मुझसे खफा हो जाता है। बहुत धन्यवाद। अब अगला शेर जो है वो, आप सबको ये कहानी पता है, सब जानते हैं, आप सबको भी पता है, बड़े होशियार लोग हैं, इशारा समझ जाइएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये वो शेर है जो बड़ा ही मकबूल हुआ। आप तक पहुंचाता हूँ, इशारा समझिएगा। तकदीर भी गुम हो जाती है। तकदीर के माने होता है भाग्य के, और तदबीर के माने होता है अपनी कोशिश, अपनी खुद की कोशिश। तो उसको जोड़िएगा।
तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। आहा, तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। जल जाती है सोने की लंका, जब वक्त बुरा हो बहुत बहुत जाता बहुत बहुत है। बहुत बहुत बहुत। जल जाती है सोने की लंका, जब वक्त बुरा हो जाता है। क्या बात है। अब अगला शेर, बहुत धन्यवाद भाई। अगला शेर अपने दिल की बात आप तक पहुंचाता हूँ। देखिए, गज़ल की नाजुकी इसी में है कि उसकी जो रेशम के धागे से पिरोया हुआ जो मखमल का पैबंद लगा हुआ कुर्ता है, उसको आप अपने शरीर में डालते हैं, अपने बदन में डालते हैं, और वो जो आपको मज़ा देता है वो है गज़ल। प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है, जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। अब अगला शेर, ये वो शेर है जिस पे बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने बड़ी मेरे साथ जो है खींचातानी की, और इस शेर की वजह से पूरी गज़ल बनी। जो मेरा दर्द है आप तक पहुंचाता हूँ। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब सर आधा। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब सर आधा। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। अब अगला शेर जो है दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में, हमारे जीवन में जो है दोस्तों का बड़ा अहम रोल है, उसका किरदार बड़ा ही अहम है। सबके दोस्त होंगे, दोस्त कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस किस रंग के होते हैं। हमने अभी रंगों का त्यौहार अभी मनाया है, और जब दोस्त रंग बदलते हैं तो जीवन में क्या हाल होता है, वाह, आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, जाहिर के माने होता है प्रकट, दिखता हुआ, मतलब सामने से दिख रहा है कि ऐसे ये हमसे मोहब्बत करते हैं, वैसे मोहब्बत करते हैं, जाहिरी तौर पे। और बातिन के माने होता है छुपा हुआ, वो सेक्रेटली, कोई नहीं जानता उसे। तो वो दोनों ध्यान में रखिएगा कि ओपनली और सेक्रेटली क्या होता है। जाहिर के माने होता है जाहिरी, मतलब खुला हुआ, और बातिन के माने होता है छुपा हुआ। वो चीज़ रखिएगा, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो चल जाता जाता है। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो जाता है।
अब मक्ता जिसमें शायर अपना उपनाम तखल्लुस बयां करता है। स्वागत। मेरा नाम नज़्म है और तखल्लुस भी मेरा नज़्म ही है, और नज़्म के माने होता है इंतज़ाम के, मैनेजमेंट के, प्रबंधन जो है उसको ध्यान में रखिएगा कि नज़्म के माने प्रबंधन होता है। तो भगवान का जो प्रबंधन है, अल्लाह की जो उसका जो नज़्म है कुदरत का, वो ध्यान में रखिएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको शेर। हाजिर करता हूँ। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। कहते नहीं है सितारे गर्दिश में, तो वही है कि सितारों को जो है किस्मत से जोड़ा गया, भाग्य से। उसकी शिक्षा भी है ना, उसका एक प्रशिक्षण है, उसकी पढ़ाई भी है, तो सितारों को भाग्य से जोड़ा गया, उसको ध्यान में रखिएगा। कि कहते हैं कि है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा बिखरा हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस्मत का पलटते ही बहुत अच्छा। पासा, खोटा बिखरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार आभार, बस। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और अब मैं जिनको मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ, वह एक विशिष्ट साहित्यकार हैं। आप सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का संगठन है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, और 2015 में हमने स्वर्ण जयंती वर्ष भी मनाया था, और 2015 से अब हम कितना आगे आ चुके हैं और आगे जाना है। और आज हमने आपको विशेष रूप से जो नए बच्चे कवियों के रूप में नवांकुर कवि कवित्री हमारे बीच में आते हैं दूर दूर से, और वरिष्ठ कवि भी हमारे बीच में हैं, तो 2-4 मिनट हम उनसे ज़रूर चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वचन हमारे कवियों को ज़रूर दें। मनोज कुमार जी। माँ वागेश्वरी को नमन। सम्मानित मंच, सतमोला कवि चौपाल के बारे में सुना था, दूर से तो दर्शन हुए थे। आज उस दूरदर्शन के स्टूडियो पर निकटता से दर्शन हो रहे हैं, और दर्शन ही नहीं, अनुभूतियाँ भी ले रहा हूँ। नज्म साहब की, मैं तो इनका ही नज्म कहूँगा, इंतजाम भी बहुत सुंदर अनुभूतियाँ दी। वास्तव में साहित्य की सभी विधाओं में काव्य ये सिरमौर है। काव्य केवल मन तक शब्द नहीं पहुंचाता है, शब्द को भावनाओं में परोकर स्पंदित भी करता है, आनंदित करता है। एक तरह से सरस है, मनोरंजन है, मन को प्रसन्न करता है। केवल इतना ही नहीं तो शब्दों की गहराई ये बोध भी करवाती है ज्ञान का, और प्रेरणा देती है जीवन में कुछ अलग हटकर सोचने का। जीवन की नीरसता को भी रसता में, सरसता में परिवर्तन का काम करती है काव्य, शायरी, गजल, पद्य रचनाएं। और इतना ही नहीं तो जीवन में एक ऊर्जा, उत्साह, आशा, सकारात्मकता ये भी भरने का काम करती है। स्वांत सुखाय के लिए तो, यानी स्वयं के आनंद के लिए तो रचना होती है, सृजन होता है, लेकिन यदि वो परिवेश को भी बदल दे, अपने साथी, सहकारी, आसपास के जगत को भी प्रेरित कर दे, और यदि एक अवसर मिल जाए, मंच मिल जाए, तो वो प्रोत्साहन यानी एक पौधे में जल के सिंचन के समान हो जाता है। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सतमोला का ये जो 2 दशकों की यात्रा है काव्य चौपाल की, किसी गतिविधि को प्रारंभ करना बहुत आसान होता है, उसको एक लंबे समय, दीर्घ काल तक चलाए रखना ये अपने आप में चुनौती है।
तो भाई श्री प्रवीण जी का ये जो कार्य है वास्तव में अभिनंदनीय है, सम्माननीय है कि छोटे छोटे स्थान से, ग्रामीण अंचलों से, देहात से, सुदूर जिलों से कवियों को बुलाकर एक स्टूडियो पर, यानी एक युग के अनुसार जो बदलता हुआ स्वरूप है, मंचों का जो आधुनिक स्वरूप हुआ है, उस स्वरूप के साथ यात्रा करना। यदि आप समय के साथ बदलते नहीं हो तो आप एक तरह से चलन से बाहर हो जाते हो। तो उस वर्तमान चलन में इस विधा को बनाए रखना और सब स्थानों के, सुदूर स्थानों के नवांकुर कवि कवित्रियों को स्थान देना, ये वास्तव में आपका साधुवाद, आपकी एक तरह से बहुत यशस्वी प्रयास है। इसका वंदन है, अभिनंदन है। निवेदन है, आप सबकी बात सुनी जाती है समाज में, तो वर्तमान के जो कुछ विषय है, जैसे पूरा भारत या हमारी भारत की सभ्यता जो एक संस्कृति के रूप में पल्लवित हुई है, विविधताओं में भी एकात्मता देखती है, आज के युग की कुछ आवश्यकताएं, कुछ विषय हैं, उनको भी अपने इस काव्य विधाओं में आप लेंगे। तो उसमें एक विषय आता है परिवार। विषय ये नहीं है संयुक्त परिवार या एकल परिवार, 2 में से 3 होते ही परिवार है। वो परिवार भी साथ बैठे, साथ भोजन करे, साथ भजन करे, साथ में स्मरण करे, साथ भ्रमण करे, तो परिवार का स्नेह बढ़ा रहे। तो हम नकारात्मक नहीं, क्या हो रहा है परिवार में वो नहीं, आज भी हजारों सकारात्मकताएं दिखती है, वो अपने काव्य में यदि आती है तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी को प्रेरणा देगी। बात बिल्कुल जी। बहुत सुंदर बात। दूसरा निवेदन है, मनुष्य का शरीर जिस पंच तत्व से बना है, बाहरी पंच तत्वों का और मनुष्य के पंच तत्वों का असंतुलन होगा तो ये बहुत बड़ी विकृति हो जाएगी। तो परिवेश के जो पंच तत्व हैं, पर्यावरण है, उनके संरक्षण ही नहीं अपितु संवर्धन की प्रेरणा हमारे लेखन में से मिलती है। तो ये आज की आवश्यकता है। विविधता ये ईश्वर का, प्रकृति का प्रदत्त एक उपहार है मनुष्य जगत को। इस विविधताओं के बावजूद अंदर का एकत्व देखना और विविधताओं में भी समता, समरसता, सद्भाव बनाए रखना, इन सद्भावों के उदाहरण को सुंदर प्रस्तुति हम अपने काव्य के माध्यम से दे सकते हैं। ये भी आज के युग की आवश्यकता है। कहने को ही नहीं हो वसुदेव कुटुंबकम, भारत का जो विचार है विश्व परिवार है, तो स्वयं के परिवार से लेकर परिवेश को साथ में लेकर विश्व परिवार बने। और विश्व परिवार तब होगा जब अपनी अस्मिता का, अपने अस्तित्व का, स्वयं की अच्छाई का बोध होगा। यदि आप स्वयं को अच्छा नहीं मानेंगे, स्वयं को बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो दुनिया आपको कुछ भी नहीं मानेगी। तो आत्मबोध से विश्वबोध, स्वयं को भी स्नेह करें, स्वयं को भी पहचानें, लेकिन स्वयं से ही पूरे विश्व को आलोकित कर पाएं। तो भारत ये स्वयं को पहचाने, मनुष्य स्वयं को पहचाने और पूरे विश्व में भारत की जो भूमिका है, सबको ज्ञान देना है, सबको, सर्व समावेशी जो भारत का विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, ये स्व के बोध से जागृत हो। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये यदि नई पीढ़ी में आती है कि भारत का स्व क्या है, स्वयं का अस्तित्व क्या है, मानव और भारत से लगाकर व्यष्टि से समष्टि तक संपूर्ण चराचर जगत एक है, ये अनुभूति स्व की हम सभी करवा सकते हैं। और अंतिम मेरा एक 5वां निवेदन है, ये सब करते समय एक नागरिक शिष्टाचार, एक कर्तव्य पालन, अनुशासन का पालन, पहले निज पर शासन फिर अनुशासन। जब हम स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे तो उस अनुशासन को दूसरों को कहने की जरूरत नहीं होगी, हम अपने मौन से भी सिखा सकते हैं। ये आप सब कविवर के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन। ये थे हमारे आदरणीय मनोज कुमार जी। सतमौला कवियों की चौपाल में जो वीडियो सेगमेंट है आज के इस एपिसोड में
वीडियो सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रही हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री ऋचा यज्ञेश कटनी से। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। निराशा का हृदय है भारी, निराशा का हृदय है भारी, या आशा का आकाश बड़ा। मुद्दा बस इतना ही प्यारे, कितनी जिद में तू रहा खड़ा, कितनी जिद में तू रहा खड़ा। तो चलो बताओ फिर कि क्या क्या छूटा जीवन में और किसे छोड़ तैयार खड़े, क्या क्या छूटा जीवन पे और किसे छोड़ तैयार खड़े। क्यों रुदन भरा है कंठों में, क्यों रुदन भरा है कंठों में, और क्यों अश्रुधार को रोक खड़े। अधिक भार जो हुआ पड़ा, छोड़ो कुछ अधिकार बढ़े, छोड़ो कुछ अधिकार बढ़े। क्यों सूना रखा स्वप्न लोक, क्यों नहीं देखते ख्वाब बड़े, क्यों नहीं देखते ख्वाब बड़े। हार की दहशत भरी हुई है, हार की दहशत भरी हुई है। ख्वाहिश देखो डरी हुई है, ख्वाहिश देखो डरी हुई है। तो सुनो, तुम जो सबके हासिल होते, तुम जो सबको हासिल होते, फिर ना खुद के काबिल होते। छोड़ो सबके काबिल होना, अपने जीवन को ना खोना, अपने जीवन को ना खोना। मानो सब अनुकूलित होगा, वक्त भी तुम में फूलित होगा। हाँ जी, मानो सब अनुकूलित होगा, वक्त भी तुम पर फूलित होगा। फिर होंगे नए लम्हे सुंदर, श्रेष्ठ ही सब फिर सम्मिलित होगा, श्रेष्ठ ही सब फिर सम्मिलित होगा। क्यों रखे कांधे झुके हुए, क्यों रखे कांधे झुके हुए। अरे रैन के बीते भोर चढ़े, हाँ जी रैन के बीते भोर चढ़े। अरे पन पाओ तुम वो बीज जरा सा, पन पाओ वो बीज जरा सा, जिनसे बनते वृक्ष बड़े, जिनसे बनते वृक्ष बड़े। हाँ जी, जिनसे बनते वृक्ष बड़े। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं ऋचा यज्ञेश, कटनी मध्य प्रदेश से। मेरी पंक्तियां, मेरे भाव अगर आपसे मेल खाते हैं, आप उनसे जुड़ पाते हैं, तो मेरी कविताओं को शेयर ज़रूर कीजिएगा, औरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मुझसे जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ संध्या। मिलते हैं फिर कुछ नई पंक्तियों के साथ। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो ये तो कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती है, इश्क अपने आप में जवान होता है। वह 16 साल के युवक में भी वही संचार ऊर्जा का करता है जो 60 साल के नए नए वृद्ध युवक में संचार करता है। इन्हीं सब परिभाषाओं को बताने के लिए हमारे बीच में प्रेम के मर्मज्ञ, हास्य के बहुत ही बड़े हस्ताक्षर, जिनका नाम होता है ओम प्रकाश कल्याणी जी आ चुके हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे प्रेम तो हर उम्र में रहता है, प्रेम करने की इच्छा कभी व्यक्ति की मरती नहीं जी। युवाओं के प्रेम तो आपने बहुत उन पर कविताएं सुनी होगी। मैं आपको अधेड़ उम्र के प्रेम की कविताएं सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, स्वागत है। तो सुनिएगा और आनंद लीजिए कि अधेड़ अवस्था में आदमी किस तरह प्रेम करता है और शारीरिक अवस्थाएं उसकी क्या क्या होती हैं। तो सुनिएगा कि अधेड़ उम्र का ये प्रेम बड़ा घातक है, अधेड़ उम्र का ये प्रेम बड़ा घातक है, इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का ये प्रेम बड़ा घातक है, इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का। और क्या क्या स्थितियां होती हैं जी। घर में बीवी है मगर मन को ना सुहाती है,
घर में बीवी है मगर मन को ना सुहाती है, रोज सपनों में कोई तितलियां लुभाती है। घर में बीवी है मगर मन को ना सुहाती है, रोज सपनों में कोई तितलियां लुभाती है। पाँव में गठिया हुई आंख मोतिये वाली, पाँव में गठिया हुई आंख मोतिये वाली, फिर भी कमज़िन कली की हाय हसरतें पाली। पाँव में गठिया हुई आंख मोतिये वाली, फिर भी कमज़िन कली की हाय हसरतें पाली। प्रेम की आग में अब तक जले ये जातक है, प्रेम की आग में अब तक जले ये जातक है। इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का ये प्रेम बड़ा घातक है, इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का। और क्या स्थितियां होती हैं कि फरवरी 14 को कईयों को गिफ्ट देते हैं, फरवरी 14 को कईयों को गिफ्ट देते हैं, रोज दफ्तर किए रोजी को लिफ्ट देते हैं। फरवरी 14 को कईयों को गिफ्ट देते हैं, रोज दफ्तर किए रोजी को लिफ्ट देते हैं। महीना जेठ का संग, महीना जेठ का संग उसके लगे कातक है। रोजी के साथ समझ रहे। महीना जेठ का संग उसके लगे कातक है, इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का ये प्रेम बड़ा घातक है, इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का ये प्रेम बड़ा घातक है, इसके चक्कर में तो कौआ भी बना चातक है। अधेड़ उम्र का। बहुत सुंदर। मैं नहीं कहना चाहता हूँ उम्र के किस पड़ाव में आप हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ भाभी जी से, शायद वो भी घर पर देख रही होंगी कि जेठ का महीना आने वाला है, दफ्तर जाते ही रहते हैं, रोजी का रोज समझिए आप, और भाई साहब का प्रपोज समझिए आप, और चलते हैं हम अगले कवि की ओर। और ऐसे ही आप सब लोगों के तनाव को दूर करने के लिए, तनाव का अंत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे कवि को कि जो करेंगे आपके तनाव का अंत, और नाम होता है सुनहरी लाल तुरंत। आइए जोरदार तालियां सुनकर स्वागत करते हैं। हाँ, अब शुरू करिए। सतमौला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सम्मान और प्रणाम। और प्रणाम इसलिए कि आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं, जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता, इसलिए आपको बहुत बहुत सम्मान। देखिए, हमारा देश, हम पढ़ते थे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। अब कृषि जो प्रधानों ने हड़प ली सारी, अब जो चुनाव प्रधान देश हो गया है, एक चुनाव खत्म होने का नाम नहीं लेता तब तक दूसरा पैदा हो जाता है। एक कहावत होती थी गांव में, एक मरे दो जावे या को बंस न डूबन पावे। तो ये चुनाव जो है हर जगह बार बार रोजाना होते रहते हैं। अभी दिल्ली से खत्म हुए तो बिहार में पहुंच गए, और बिहार से खत्म हो गए तो किसी और बिहार में पहुंच जाएंगे। तो मैं अपने एक साथी से बात करना चाहता हूं, जो हमारा गठबंधन का साथी है। हमारा मतलब समझ लेना आप, नाम मैं किसी का नहीं लेना जानता, ना मुझे याद किसी का। ओ पलटू चाचा पलट नहीं जाना, उलट नहीं जाना, बीच जलधार में है जरूरत तुम्हारी सरकार में। ओ पलटू चाचा पलट नहीं जाना जी, उलट नहीं जाना, बीच जलधार में है जरूरत तुम्हारी सरकार में। और पहले भी चाचा
कई बार पलटे हो, पहले भी चाचा कई बार पलटे हो, देकर अपनों को झटका, अच्छे अच्छों को कई बार चाचा तुमने उठा उठा कर के पटका, अब सबको ही ये खटका है, दो न कहीं तुम लटका, प्यारे चाचा दया दिखलाना, ना आंख दिखाना, ना आंख दिखाना, पड़े ना भंगा प्यार में, है जरूरत तुम्हारी सरकार में। ओ पलटू चाचा पलट नहीं जाना, उलट नहीं जाना, बीच जलधार में, है जरूरत तुम्हारी सरकार में। और देखिए साहब, चाचा को मैं एक और निवेदन करूंगा। जी जी। कि धोखा दिया है इस बार अपनों ने, सीट बहुत कम आई है अगली बार जी, पूरी 400 पार नहीं हुई। कि धोखा दिया है इस बार अपनों ने, डगमग डगमग है नैया, धोखा दिया है इस बार अपनों ने, डगमग डगमग है नैया, तुम इस नैया के माझी हो, पार लगा देना भैया, सबकी नाव डुबाने वाले फिर मुस्काने वाले, प्यारे चाचा हमें ना डुबाना, रूठ मत जाना, हंसेंगे सब बिहार में, और जरूरत है तुम्हारी सरकार में। ओ पलटू चाचा पलट नहीं जाना। भाई बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात को कहा। और ये पलटू चाचा राजनीति में नहीं, केवल हर जगह देखने को मिलते हैं, कभी काव्य मंचों पर भी मिलते हैं, कार्यक्रमों में भी मिलते हैं, परिवारों में भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी पलटू चाचाओं से निवेदन है कि कृपया आप अपनी इस पलटने की जो विधा है इसमें कुछ कंट्रोल करें। और बाकी कहीं किसी के जाने से कुछ नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए निकलता है तो वो मन में ये सोच के निकलता है, जो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो जो काम करने के लिए निकला है, जिसको कुछ करना है, उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। आइए, हम पर भी असर नहीं पड़ा है और आप पर भी असर नहीं पड़ा है। और इस कविता के मंच पे हम आगे की ओर चलते हैं, अगली कवि की ओर, जो आपको नई कविताओं से रूबरू कराएंगे। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में मध्य प्रदेश से शब्दों की वकालत करने वाले टीकमगढ़ के निवासी धीरेन्द्र सिंह परिहार विभू जी को आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। सतमूला कवियों की चौपाल में सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय भाई साहब प्रवीण आर्य जी का विशेष आभार कि हमें इसमें आने का सौभाग्य प्रदान किया। लीजिए, आजकल जो लफड़ेबाजी चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर हमारी एक पैरोडी है जी, और बड़े बेबाकी से हमने लिखने का प्रयास किया है। उसी बेबाकी से हमें आवश्यकता है कि आप इसका समर्थन करेंगे, जो आज की पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश देने के लिए ज़रूरी है। सावधान होने की ज़रूरत जिन्हें हैं वो हो जाएं कि बाबर का हो कोई ख्वाब, बाबर का हो कोई ख्वाब, या टुकड़े टुकड़े बाला जाप, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, लफड़े में बड़ा है झोल, लफड़े में बड़ा है झोल, कि हो जाएगा बिस्तर गोल, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है। पत्थरबाजी या दंगा हो, या पैदा कोई लफंगा हो,
पत्थरबाजी या दंगा हो या पैदा कोई लफंगा हो, जब प्राण बचे तो सोचेगा अपनी करनी को कोसेगा। नहीं देता कोरा ज्ञान संभालो अपनी अपनी धान, कि बाबा कूटता है, कि बाबा कूटता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है। बाबर का हो कोई ख्वाब या टुकड़े टुकड़े बाला जाप, युग पीर का वो तो नायक है, खलनायक को खलनायक है। युग पीर का वो तो नायक है, खलनायक को खलनायक है। वो भारत माँ का बेटा है, जिंदा पीरों का नेता है। सुने देश के औरंगजेब, उतारी यहाँ जो अपनी खेप, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है। बाबर का हो कोई ख्वाब या टुकड़े टुकड़े बाला जाप, और एक स्पष्ट कि बातों में कोई लेप नहीं, कोई बनावटी पर नहीं, साफ सीधा सीधा है। बातों में कोई लेप नहीं, कुर्ते में कोई जेब नहीं। बहुत सुंदर। बातों में कोई लेप नहीं, कुर्ते में कोई जेब नहीं। जब बुलडोजर चल देता है, ऐसे भी भजन कर लेता है। जब बुलडोजर चल देता है, ऐसे भी भजन कर लेता है सबका नकद प्रबंध, उधारी हो गई बिल्कुल बंद, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है। बाबर का हो कोई ख्वाब या टुकड़े टुकड़े बाला जाप, और एक आखिरी बंद, बच्चों सी सरलता चेहरे पर, एक तेज लगा है पहरे पर। बच्चों सी सरलता चेहरे पर, एक तेज लगा है पहरे पर। माला पे न रुकने वाला है, बाबा फरेब पर भाला है। रखे बुद्धों वाला ज्ञान, कि पुरखों का रखता सम्मान, कि बाबा जोड़ता है, कि बाबा जोड़ता है, कि बाबा तोड़ता है, कि बाबा फोड़ता है। बाबर का हो कोई ख्वाब या टुकड़े टुकड़े बाला जाप। तो मित्रों, एक और छोटे से मुक्तक के माध्यम से संक्षिप्त में एक संदेश जो आवश्यक भी है, कि आज जिस प्रकार से हमारी पीढ़ी को संदेश दिया जा रहा है, जबरन ये बताया जा रहा है कि हमारे नायक कौन है, एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। तथागत भाव पाकर एक झलक सब मोड़ देती है। जी, इस देश की संस्कृति में रहकर कैसे कैसे लोग सुधर गए हैं, कैसे कैसे दुष्ट प्रवृत्तियां एक अच्छी चेतना में स्थिर हो गई हैं, लेकिन ये कौन है जो आज भी सुधरने को तैयार नहीं है। कि तथागत भाव पाकर एक झलक सब मोड़ देती है, हो अंगुली माल की भी दुष्टता जिद छोड़ देती है। तथागत भाव पाकर एक झलक सब मोड़ देती है, हो अंगुली माल की भी दुष्टता जिद छोड़ देती है। मेरे भारत के औरंगजेबियो नेता दगाबाजो, मेरे भारत के औरंगजेबियो नेता दगाबाजो, तवायफ भी किसी मौके
पे घुंघरू तोड़ देती है, कवायप भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। आपने जो जोड़ने और तोड़ने के संदर्भ में अपनी कविताएं प्रस्तुत की, मेरा यही कहना है कि आक्रांता हो या राक्षस हो, वो भले ही कसम खा के बैठे रहे कि हम अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जीत हमेशा ही संत पुरुष की हुई है, समन्वयवादी की हुई है, जोड़ने वाले की हुई है। और अगर अपने परिवार, अपने समाज और अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए किसी को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ने के लिए तैयार रहो, तभी आप अपने रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, और यही खत्म कर दिया। नहीं, अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव च। तो हमें इसका अनुपालन भी करना है, स्वयं से किसी का शोषण ना करें, लेकिन अपना शोषण होने भी ना दें। और हम भी आपका शोषण नहीं होने देंगे। तो चलेंगे अगले कवि की ओर, और अगले कवि आ रहे हैं जिनका नाम होता है प्राणेश्वर शर्मा ज्ञानेश्वर, जो कि जयपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं। ये ज्योतिष भी जानते हैं, ये जो भवन निर्माण की वास्तुकला होती है वो भी जानते हैं, और पूर्व प्रधानाध्यापक भी है। तो हमसे तो ज़्यादा ज्ञानी है ही। आइए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ जी। सतमौला कवियों के मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत अधिक भूमिका न बनाते हुए सीधे मैं अपनी कविता पर आता हूँ। इस धरती को प्रणाम करता हूँ, इस भारत माता को प्रणाम करता हूँ जिस पर मैंने जन्म लिया है। और मेरे माँ ने शुरू से मुझे यही सिखाया कि देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। आज मेरी माँ की आयु 90 वर्ष की है। सुबह उठते ही उनको प्रणाम करता हूँ। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। देश की जब परिस्थिति हम देखते हैं तो चारों ओर अंधकार सा दिखाई देता है। मैंने जो ये कविता लिखी है, स्वप्निल भारत कहीं खो गया। स्वतंत्रता तो मिली परंतु तंत्र हमारा लुप्त हो गया। धूमिल हुई सभी आशाएं, स्वप्निल भारत कहीं खो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। मैकाले की इस शिक्षा ने अंग्रेज बना डाला तन मन से। मैकाले की इस शिक्षा ने अंग्रेज बना डाला तन मन से। सिंह सपूतों का जागृत वह स्वाभिमान पुनः सो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। राजनीति का अर्थ अनीति। राजनीति का अर्थ अनीति, रक्त चूसना इसकी नीति। अर्थहीन हो गई दिशाएं, सत्यमेव का घोष रह गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। खुदगर्जी धोखा मक्कारी, राजनीति में कुर्सी प्यारी। खुदगर्जी धोखा मक्कारी, राजनीति में कुर्सी प्यारी। देश धर्म को भूल भाल कर दिग्मंडल ही भ्रमित हो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। सीमा के वे जागृत प्रहरी, सीमा के वे जागृत प्रहरी आज पुनः जयचंद बन चले। पृथ्वीराज का देश आज फिर स्वार्थ साधना लीन हो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। इस धरती माता के बेटे आग लगाते अपने घर में। इस धरती माता के बेटे आग लगाते अपने घर में। संविधान जल रहा देश का, नंदन वन शमशान हो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया। कहीं किरण आशा की, अब तो परिस्थितियां बदली है जी।
कहीं किरण आशा की अब तो ढूंढे नहीं दिखाई पड़ती। चिंता और व्यथा से भरकर दिनकर का अवसान हो गया। स्वप्निल भारत कहीं खो गया, स्वप्निल भारत कहीं खो गया। अब इस परिस्थिति को बदलने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं नवयुवकों का। जागे राम तुम्हारे मन में, तीर धनुष पर फिर चढ़ जाए। जागे राम तुम्हारे मन में, तीर धनुष पर फिर चढ़ जाए। जागे कृष्ण तुम्हारे भीतर, हाथ सुदर्शन चक्र चलाए। तभी परिस्थिति बदलेगी। केवल हाथ खड़े करके और भागने से काम नहीं चलेगा। और अभी स्थितियां यह है कि रावण कंस कालिया वंशब, रावण कंस कालिया वंशब एक साथ धरती पर आए। रावण कंस कालिया वंशब एक साथ धरती पर आए। वीर शिवा की खड़ग उठाओ, राणा का भाला ले आओ। जागो पंज प्यारे फिर से, जागो पंज प्यारे फिर से, गुरु गोविंद आह्वान कर रहे। बंदा वैरागी अब जागो, चारों ओर निरीह मर रहे। बंदा वैरागी अब जागो, चारों ओर निरीह मर रहे। जन्मे जय फिर से अब जागो, नाग यज्ञ अब करना है। जन्मे जय फिर से अब जागो, नाग यज्ञ अब करना है। जो भी आए रोड़ा बनकर, निश्चित उसका मरना है, निश्चित उसका मरना है। उम्र के इस पड़ाव में जो आपने संदेश दिया है, यह सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभवों से परिपूर्ण संदेश है। और आपने उन वीरों के विषय में बताया, एक वीर और जो आपने बताए बंदा बैरागी जी का आपने लिया। यद्यपि और सभी लोगों के विषय में लोग जानते होंगे, बंदा बैरागी जी ने जो कष्ट झेले हैं आक्रांताओं के दौर में, वह कष्ट अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके मन में भी एक बार ये होगा कि हाँ, हमें सतर्क रहना है। अपने ही पुत्रों का मांस उनके मुंह में लगाया गया, उनको बंदी बना करके। तो ऐसी विषम परिस्थितियां, विभत्स परिस्थितियों को लोग अगर अपना आदर्श मानेंगे तो हम कहां तक उनको बर्दाश्त करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़के रहा जाए, लेकिन मैं ये भी तो कहता हूं कि अपने आदर्श तो सही चुनना सीख लो। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आप किस दिशा में समाज को ले जाना चाहते हो, क्या संदेश अपने बच्चों को देना चाहते हो। क्या इस तरह से भारत के सपने को, सर्वे भवन्तु सुखिना को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, मैं आपको जब जीवन में कुछ समझ में आए तो सबसे पहले ईश्वर को नमन करो, और वह आपको जरूर, जब सच्चे मन से आप किसी भी ईश्वर को पुकारेंगे, किसी भी रूप में पुकारेंगे, हमेशा से वह आपको सही मार्ग प्रशस्त करेगा। और तभी ऐसे लोग भी निकल के आते हैं जिन्होंने विभिन्न दीवालों को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात की है। तो आइए उस ईश प्रभु की वंदना करते हैं। और प्रभु वंदना करने की जो लीला है वो अगर रुद्रपुर की लीला जी के माध्यम से सुनाई जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। आइए जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शतमला कवियों के चौपाल को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो मुझे ये मंच दिए हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, सबको नमन करती हूँ। मैं एक कविता और माँ के लिए एक दो लाइन और गुरु को प्रणाम करूँगी। जैसे, राम मेरे प्रभु हैं, राम मेरे प्रभु हैं, राम के बिना ना कोई धाम। राम मेरे प्रभु हैं, राम के बिना ना कोई धाम। मेरे मन सजे प्रभु, मेरे मन सजे प्रभु, तुम्हारे ही नाम से मेरे मन नाचे प्रभु, तुम्हारे ही गुणगान से, तुम्हारे ही गुणगान से। मैं अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करती हूँ और गुरुदेवों के लिए आपके ज्ञान
गई मैं, वाह, आपके ज्ञान सागर में डूबे मन, ऐसा हुआ अभिमान, आपको प्रणाम गुरुवर, आपको प्रणाम। मेरी माँ, मेरी माँ, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी मेरी माँ, खुद जाग कर भी हमें सुलाती है मेरी माँ, मेरी माँ लोरी सुनाती है, मुझसे प्यार करती है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, आंगन में फूलों की तरह हम फलते फूलते हैं, माँ के आंचल में हमें प्यार मिलती है मेरी माँ, खुद कम खाकर भी हमें भरपेट खिलाती है मेरी माँ, मेरी माँ, हमें देख कर मुस्कुराती है मेरी माँ, पूरा जीवन हम बच्चों पर नछावर करती है मेरी माँ, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर मेरी माँ, मेरी माँ। और मेरी एक कविता है, कविता की शीर्षक है हे प्रभु, हे प्रभु तुम नित्य नया निरंतर। हमारे जो प्रभु हैं ये रोज ही नए हैं, कभी पुराना होते ही नहीं है, जब भी याद करो तभी नए रूप पे हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको शीर्षक दी है कि हे प्रभु तुम नित्य नया निरंतर। हे प्रभु तुम नित्य नया निरंतर, तुम्हारे पवित्र चरणों से बहती गंगा चिरंतर। हे प्रभु तुम नित्य नया निरंतर, तुम्हारे पवित्र चरणों से बहती गंगा चिरंतर। कोमल तुम्हारी कमलता से, कोमल तुम्हारी कमलता से खिलते कमल कालंतर। हे प्रभु तुम नित्य नया निरंतर। स्वच्छता तुम्हारी देखी हमने, स्वच्छता तुम्हारी देखी हमने, चांदनी रात चंद्रमा पर तेज तुम्हारी चमक रही है सूरज के किरण बनकर। मुस्कान तुम्हारी फूट रही है, मुस्कान तुम्हारी फूट रही है चमन की कली बनकर। सांसों की आवाज हो रही है, सांसों की आवाज हो रही है जैसे ऋतुराज बसंत पर। दया तुम्हारी झलक रही है, तुम्हारी दया झलक रही है बादलों के बुन बनकर। सीमा तुम्हारी पाई है हमने, सीमा तुम्हारी पाई है हमने, वो भी असीमित आसमान पर। हे प्रभु तुम नित्य नया निरंतर, तुम्हारे पवित्र चरणों से बहती गंगा चिरंतर, बहती गंगा चिरंतर। नमस्कार। बहुत ही शानदार तरीके से, या कहा जाए जो सरलता आपके स्वभाव में देखने को मिली, शायद वही सरलता ने ईश्वर को मजबूर कर दिया कि वो आप में विशेष बातें लाए। तो आपकी जो गेयता रही, आपके शब्दों का चयन रहा, वह जरूर दर्शकों को अंदर तक स्पर्श करने वाला रहा। आइए चलते हैं, मिलेंगे अगले का। हमारा आज परम सौभाग्य है सतमौला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष पूर्ण करके 22वें वर्ष में प्रवेश, बल्कि 22 वर्ष कंप्लीट करने वाला है 15 अगस्त को। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में अनेक देश के जाने माने महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में
उपस्थित है श्रीमान मनोज कुमार जी। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप सह संगठन मंत्री हैं। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रचार प्रसार संवर्धन के लिए आप कार्यरत हैं, समर्पित हैं। मैं सतमौला कवियों की चौपाल की ओर से मैं राकेश कुमार जी जो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया। हाँ बस ठीक, वो कोई दिक्कत। ठीक, नहीं रहने दो। अब मैं हमारे बीच में देश में दूरदर्शन का नाम सर्वव्यापी है, बच्चा बच्चा दूरदर्शन को जानता है। और दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता है कभी हाजिर है, डीडी उर्दू पर आते हैं, डीडी उर्दू पर आता है। आप उस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय देना तय किया। आप हमारे स्नेह निमंत्रण पर पधारे, जबकि आपका रमज़ान का महीना चल रहा है और आप रोजे पे हैं। मैंने काफ़ी निवेदन किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अभी आप बिल्कुल शाम से पहले कुछ नहीं लेंगे, तो हम आपको जल्दी फ्री करना चाहेंगे। तो मैं अपने प्रशांत अवस्थी जो हमारे कार्यक्रम के हमारे सहायक निर्माता हैं, पूजा भारद्वाज कहाँ हैं? पूजा जी आप भी आओ। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, कृपया डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी को सम्मानित करके जा जोरदार तालियों के साथ। अब मैं एक एक कवि को बुलाऊंगा और ये हमारे बीच में राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री निदेशक श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी भी आ गए हैं, सुप्रसिद्ध हास्य कवि भी हैं। आइए आइए। हाँ तो मैं श्रीमान मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप ओम प्रकाश कल्याणी जी का स्वागत करें। कप ठीक, हाँ ठीक। मैं हमारे सुप्रसिद्ध कवि, देश विदेश में जाने पहचाने श्री सुनेरी लाल वर्मा, तुरंत मैं उनको बाबा तुरंत देव भी बोलता हूँ उनका भी सम्मान नज़्म इकबाल जी और मनोज जी वगैरह सब मिलकर करें। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और लंबे समय तक जुड़ने के लिए जो इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता की है, उनका नाम होता है मित्र गाजियाबादी जी। आइए। मित्र गाजियाबादी जी ने एक जिम्मेदारी ली है, एक बीच में आइए कि जो हमारे यहाँ पर कविता पाठ होता है, आप ईमेल पे हमें अपनी कविताएं भेजेंगे, पीछे छुप जाएंगे। कविता पाठ होता है, उसमें हम 5 पृष्ठ आप लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे। एक पृष्ठ पे जीवन परिचय और 4 पे कविताएं आपकी। तो कनिका प्रकाशन तो ऑलरेडी कर ही रहा है, तो हमारे साथ जिज्ञासा प्रकाशन भी जुड़ा है। तो जिज्ञासा प्रकाशन इस नए संस्करण से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा नज़्म इकबाल जी और मनोज जी और कल्याणी जी मिलकर के स्वागत करें। हाथ लगा लीजिए। ठीक। अब मैं एक एक कवि को सादर आमंत्रित करना प्रारंभ करूंगा। पहले तो पूजा भारद्वाज जी आप आ जाओ। पूजा भारद्वाज जी हमारे कार्यक्रम की सह निर्माता बनी है, सहायक निर्माता। शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया। फोटो कौन ले रहा है? अच्छा ठीक। और हमारे सहायक निर्माता श्री प्रशांत अवस्थी जी को भी सम्मानित करें। अब मैं एक एक कवि को आमंत्रित करूंगा। अंजू डागर जी ग्रेटर नोएडा से सब ये सब हाथ लगा लीजिए। मैं मुझे बीच में हटने दो। हाँ
किस अंजू जी की बुक्स भी ये करते हैं ठीक। अंजू जी की बुक्स का भी क्या नाम एक पुनर्लोकार्पण हो रहा है। चलिए बहुत बहुत ज़्यादा तालियां भी बजाते रहे जो है। हमारे बीच में नीतू कुमार नीता जी रोहतक से पधारी हैं। जा आप बस ठीक है, आइए नीतू जी, ये चलिए आइए। जल्दी आओ लीलू जो, जल्दी आओ, लो जी पकड़ाइए, जैसा आप सब साथ पीछे पीछे हो जाओ बेटे, पीछे हो जाओ। लीलू जी रुद्रपुर से हमारे बीच में आई हैं, आपका स्वागत है, आइए आगे। प्राणेश्वर शर्मा जी, ज्ञानेश्वर आप जयपुर से हैं, आप हमारे साहित्य परिषद से भी जुड़े हुए हैं और हमारे सामने 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 हाथ लगाइए। मनोज जी, आप मित्र जी आप इधर आ जाओ, बहुत जी आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ इधर मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। अगले आए जी, चलिए अगले आए, आओ जी। विभू कुमार, विभू धीरज सिंह परिहार, धीरेन्द्र सिंह परिहार जी, आप विभू जी बीच में आओ, बीच में आप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पधारे हैं, जोरदार ताली के साथ। प्रवीण कुमार, प्रवीण शाहदरा से। प्रताप परवाना मुंबई से, जोरदार ताली के साथ। चलिए बैठिए। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने सुना देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को और लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को, नवांकुर बच्चों को। नवांकुर के साथ आपने वृद्धांकुर लोगों को भी सुना। नवांकुर वो जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वृद्धांकुर वो जिनकी सर्जन धर्मिता में कोई कमी नहीं, वो 80 साल से लिख रहे हैं, 60 से लिख रहे हैं। जैसे भाई हरीश कुमार जी ने कहा कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म पहले मिला है और वाकई में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी विधा में प्रेमचंद हैं, दिनकर हैं, निराला हैं, लेकिन उनको मंच उपलब्ध नहीं है। कारण क्या कि वो जो कवि सम्मेलनों के फंडे हैं, मंच हैं, उनके साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा सकते। मंचों पर आज जो चुटकुलेबाजी का नाम कविता हो गया, जिस प्रकार की बातें होती हैं, उससे जो एक अच्छा सर्जक है वो ऐसे मंचों से दूर ही रहता है। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सतमोला कवियों की चौपाल है, इसलिए वो वृद्धांकुर नवांकुर मिलकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप भी 5 वर्ष के सदस्य बन करके परस्पर सहभागिता के सिद्धांत को यदि आप समझते हैं, नहीं समझते तो मैं बता सकता हूँ, सबको सहभागिता करनी होती है। 5 वर्ष की सदस्यता होती है। सुनिश्चित तौर पर 10 बार आपका काव्य पाठ कराया जाता है 6-6 महीने के अंतराल में। यदि आप भी अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाना चाहते हैं और आप चर्चित लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, तो आप सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़िए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।